अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बख़ैर होंगे। अल्लाह और उसके प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल। आप तमामी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करा और लाइक करा और आपके कमेंट्स देखे मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा, कुछ हमारे भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा डर पैदा करके कहानी सुनाई जाए, तो मैं उनसे बताता चलूँ कि दरअसल ये किस्सा हैं, ये किस्से हैं और असल वाक़ये पे मबनी किस्से हैं। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये सब असल किस्से हैं, असल वाक़ये हैं। और ज़्यादा डर डालने से फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो मेरा मकसद है किस्से सुनाना आपको। तो चलिए हम बिना वक्त को ज़ाय करे अपने आज के वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। आज का वाक़या आज़मगढ़ की रहने वाली एक फ़ैमिली का है। राहत हुसैन की जॉइंट फ़ैमिली थी। फ़ैमिली में उनकी बीवी, उनका बेटा और उनके छोटे भाई और उनकी बीवी और एक उनकी बेटी थी। राहत हुसैन बैंक में काम करते थे और उनके छोटे भाई का रेडीमेड गारमेंट का बिज़नेस था। राहत साहब अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि उनकी भतीजी बीकॉम कर रही थी। सारी फैमिली मिलजुल कर एक साथ रहती थी। राहत साहब के बेटे का नाम मोहित था और भतीजी का नाम नूरी था। मोहित कुछ दिनों में अपनी मेहनत और लगन से अपने वालिद साहब का ख्वाब पूरा कर लेता है और डॉक्टर बन जाता है। राहत साहब की भतीजी नूरी मोहित को दिली दिल में पसंद करती थी, लेकिन वो उससे कभी भी इस बात का इजहार न कर सकी। मोहित नूरी की पढ़ाई में उसकी मदद करता था, बल्कि उसके आगे की पढ़ाई के लिए उसे गाइड भी करता था। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। मोहित के वालिदैन उसके डॉक्टर बनने की खुशी में घर पर एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं। फंक्शन में काफ़ी लोग इनवाइटेड थे। मोहित के सारे दोस्त फंक्शन में आते हैं और उसकी कज़न नूरी के भी दोस्त फंक्शन में आते हैं। नूरी अपनी दोस्त फारिया से मोहित को मिलवाती है। मोहित पहली ही नज़र में फारिया को पसंद करने लगता है। मोहित चाहता था कि वो फारिया से और बातें करे और उसके बारे में जाने, लेकिन तभी राहत साहब मोहित को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए आवाज़ लगा के बुला लेते हैं। वो उनके बुलाने पर वहाँ से चला जाता है। सबसे फारिग होकर जब मोहित फारिया को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आती है। फिर वो अपने दोस्तों से बातें करने में मसरूफ़ हो जाता है। जब मोहित अपने दोस्तों को सी ऑफ करके अपने गेट से वापस आता है, तभी उसे वहाँ नूरी और फातिमा दोनों दिखाई देते हैं। फारिया भी मोहित को ही देख रही थी। फारिया की नज़रों में इतनी कशिश थी कि मोहित खुद को रोक नहीं पाता है और बेसाख्ता उन लोगों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मोहित अकेले में फारिया से बात करना चाहता है। तभी किस्मत मोहित पर मेहरबान होती है और नूरी की अम्मी उसको आवाज़ देती हैं और नूरी उन लोगों को एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आती है तो देखती है कि फारिया तो जा चुकी थी, लेकिन मोहित वहीं खड़ा था और उसके चेहरे पर एक खुशी थी, एक मुस्कुराहट थी। नूरी कुछ समझ नहीं पाती है। वो मोहित से पूछती है कि फारिया कब चली गई। मोहित कहता है कि वो तो तुम्हारे जाने के फ़ौरन बाद ही चली गई, और ये कहकर मोहित सिर झुकाकर वहाँ से
चला जाता है। दावत ख़त्म होने के बाद वो खुशी खुशी अपने कमरे में आता है और अपना मोबाइल उठाकर फारिया का नंबर मिलाने लगता है, जो उसने नूरी के जाने के बाद फारिया से ले लिया था। दोनों में काफ़ी देर तक बातें होती हैं। अब फारिया भी अक्सर नूरी के साथ पढ़ाई करने के बहाने हर दूसरे दिन मोहित के घर आ जाया करती है। तीनों एक साथ बैठकर बातें करते, मूवी देखते और बाहर घूमने भी जाते। नूरी को भी आखिर एक दिन फारिया और मोहित के रिलेशन की खबर लग जाती है। मोहित फारिया के साथ सीरियस था और वो उससे शादी करना चाहता था, और वो अपने वालिदैन को भी फारिया के बारे में तफसील से बता देता है। उसके वालिदैन को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। वो फारिया के घर वालों से मिलते हैं और दोनों फैमिली इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब तो फारिया बेतकल्लुफ़ी से मोहित के घर आया करती थी और उसके कमरे में भी चली जाती थी और उसका कोई भी सामान देखने लगती, कभी कोई परफ्यूम, कभी कोई शर्ट, और मोहित फ़ौरन उसको जो भी सामान पसंद था उसे दे देता था। नूरी को इन दोनों के रिश्ते से बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन वो सिर्फ अंदर ही अंदर कूदने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मोहित को कई बार समझाने की भी कोशिश की कि उस फारिया से अच्छी लड़कियां भी हैं और वो उसको मिल सकती हैं, लेकिन मोहित उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। मोहित के घर वाले तय करते हैं कि अगले महीने मोहित की शादी कर दी जाए। मोहित इस फैसले पर बहुत खुश होता है और ये खुशखबरी फारिया को बताने के लिए उसे कॉल करता है। काफ़ी बार कॉल करने पर भी उसकी कॉल रिसीव नहीं होती। वो परेशान हो जाता है। फिर शाम को फारिया की कॉल खुद आती है। मोहित उसको शादी की डेट के बारे में बताता है, पर वो खुश नहीं होती और शादी की डेट आगे बढ़वाने को कहती है। इस पर दोनों के बीच बहस होने लगती है और मोहित गुस्से में फ़ोन कट कर देता है। रात को जब गुस्सा ठंडा होता है मोहित का, तो वो दोबारा फारिया को फ़ोन मिलाता है। लेकिन उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। मोहित को उस पर शक होने लगता है। उसकी पूरी रात बेचैनी और उलझन में कटती है। अगले दिन वो नूरी से कहता है कि वो फारिया के बारे में पता करके बताए। नूरी जब कॉलेज में जाती है तो वो फारिया को कैंटीन में किसी और लड़के के साथ बैठा देखती है, तो वो मोहित को फ़ोन करके सारी बात बताती है और मोहित गुस्से में कॉलेज पहुंच जाता है और फारिया को उस लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है और वहीं पर उसको सबके सामने खरी खोटी सुनाता है और उसको जलील करता है। फारिया सबके सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरी बेइज्जती करने का अंजाम तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोहित भी गुस्से में गाड़ी ड्राइव करके जैसे तैसे घर पहुँचता है। अब उसको फारिया की सारी बातें समझ आ रही थीं कि वो शादी क्यों टाल रही थी और उसका फ़ोन
क्यों नहीं रिसीव होता था। वो इस बात का जिक्र अपने घर वालों से करता है। उसके घर वाले उसे समझाते हैं, लेकिन वो फारिया का धोखा बुरा नहीं पा रहा था और इसी गम में वो नशे का आदी हो जाता है और नशा करना शुरू कर देता है। अब ना तो वो अपने कमरे से निकलता था और ना ही कुछ खाता पीता था। बस वो कमरा बंद करके दिन रात नशा करता रहता था, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था। वो बीमार हो गया था। उसका वज़न 60 किलो से घटकर 35 किलो रह गया था। घर वाले उसकी इस हालत से बहुत टेंशन में थे। आखिरकार जब कोई हल ना दिखाई दिया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ जाता है। वहाँ पर उसके सारे टेस्ट होते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती। डॉक्टर उसके वालिद से बताते हैं, आपके बेटे की हालत काफ़ी सीरियस है और हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, फिर भी उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है। राहत साहब के छोटे भाई उनको राय देते हैं कि मैंने जब अपने दोस्त को मोहित की हालत के बारे में बताया तो उसने मुझसे एक आमिल साहब का जिक्र किया। क्यों ना हम मोहित को उन आमिल साहब को दिखा दें और हो सकता है मोहित को फ़ायदा हो जाए और उसकी हालत ठीक हो जाए। पहले तो राहत साहब कोई फैसला नहीं कर पाते, लेकिन फिर अपनी बीवी और भाई के समझाने पर मान जाते हैं। आमिर साहब को मोहित के पास हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वो एक गिलास पानी लेते हैं और उस पर कुछ पढ़ के दम करते हैं और घर के सभी फर्द को उस पानी को सूंघने को कहते हैं, पर किसी को उस पानी में कोई महक नहीं लगती। लेकिन फिर जैसे ही वो पानी मोहित को सूंघने के लिए दिया जाता है तो वो बताता है कि इसमें ऐसी बदबू आ रही है जैसे मरे हुए जानवरों का गोश्त सड़ने पर आती है। आमिर साहब मोहित से कहते हैं कि ये पानी अब तुम पी लो, लेकिन मोहित इनकार करता है। पर आमिर साहब उससे कहते हैं कि परेशान मत हो और इसको पी लो, और आखिरकार मोहित वो पानी पी लेता है। पानी को पीते ही उसको काले रंग की उल्टी होती है। फिर आमिर साहब उसे और पानी पिलाते हैं। फिर उससे कहते हैं कि कुछ दिनों में इसकी सेहत में जब थोड़ा सुधार आ जाएगा और हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, आप लोग उसे घर लेकर चले जाएंगे। फिर 15 दिन तक उसे सिर्फ रोटी और हरी सब्जी ही खिलाइए, उसे गोश्त बिल्कुल भी ना दीजिएगा। 15 दिन बाद मैं आपके घर आऊँगा, तब तक आपका बेटा नशा करना छोड़ चुका होगा और मोहित की सेहत में हैरत अंगेज तरीके से सुधार होने लगता है और बहुत जल्द मोहित घर वापस आ जाता है। 15 दिन गुजरने पर आमिर साहब को घर बुलाया जाता है। आमिर साहब मोहित के कमरे में जाते हैं और उसके सामने एक मिठाई का डिब्बा रखते हैं और कहते हैं, इसमें से एक मिठाई उठाओ और उसे खा लो। मोहित मिठाई को खा लेता है। मिठाई खाने पर उसे अपनी तबीयत और बेहतर महसूस होती है। फिर आमिर साहब मोहित को कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि सिर्फ
या तो मुइज़ जानता था या फिर सिर्फ उसके वालिदैन। वो बताते हैं ये सब कुछ उसी लड़की का कराया हुआ है। वो तुम्हें धोखा दे रही थी और उसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू भी कराया है, जिसे सिफली कहते हैं, जिसकी वजह से तुम नशा करने लगे थे और तुम्हारे इस्तेमाल किए हुए सामान, कपड़े वगैरह सब पर उसने जादू करवाया था जो वो तुमसे ले जाया करती थी। यहाँ तक कि वो तुम्हें खाने की चीज़ों पर भी काला जादू करवा कर खाने को देती थी। मोहित को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मुझे भी उस लड़की से बदला लेना है। आमिर साहब बताते हैं कि वो जिस इलाके में रहती है वो पूरा इलाका ही काला अमल करने वालों से भरा पड़ा हुआ है। तुम खुशकिस्मत हो कि वक्त रहते तुम्हारी जान बच गई, क्योंकि उस लड़की की सारी सच्चाई तो पता चल गई थी। इस बात पर मोहित को याद आता है कि जब उसने फारिया की सच्चाई घर वालों को बताई थी, उसने फारिया को रेस्टोरेंट में किसी और लड़के के साथ पकड़ा था और उसे जलील किया था। तब फारिया ने मोहित से कहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगी। आमिर साहब मोहित से कहते हैं कि फारिया के दिए हुए सारे तोहफे जला दो या दरिया में बहा दो। यहाँ तक कि उसकी कोई तस्वीर भी अगर तुम्हारे पास फ़ोन में है उसे भी जला दो, उसे भी हटा दो। मोहित ऐसा ही करता है, लेकिन ज़िंदगी से मिले इतने बड़े धोखे को भुलाने में और आगे बढ़ने में वक्त तो लगता ही है। बहरहाल मोहित अब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और सबक भी हासिल कर चुका है। मेरे दोस्तों, हराम रिश्ते का यही अंजाम होता है और काला जादू इस्लाम में करना हराम है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपने गुस्से, अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए, दूसरे को बर्बाद करने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि वो दूसरे को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ में अपना ईमान भी तबाह कर लेते हैं। इसीलिए समझाया जाता है कि हराम रिश्तों से परहेज करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले वाक़ये का इंतज़ार करें। और मैं फिर एक मर्तबा बता दूं, ये वाक़ये सच्चे वाक़ये हैं, ये कोई क़िस्से या कहानी नहीं है। इन वाक़यों से इंसान को एक सीख भी हासिल होती है। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।